हेलो स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संट, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। तो आज हम जानेंगे कि संट आखिर होता क्या है, इसके लिए व्यंजक कैसे स्थापित करते हैं और इसका सिद्धांत है क्या, तथा इसे लगाने से कौन कौन से लाभ और हानियाँ होती हैं। तो आइए देख लेते हैं कि संट आखिर है क्या। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यह आपके सामने जो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, ये इसी प्रश्न के संट से संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। तो ये अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं संट आखिर है क्या। तो संट एक कम प्रतिरोध वाला तार है। कम प्रतिरोध का मतलब क्या होता है कि बहुत ही कम धारा में रुकावट करता है ये तार, और यहाँ से धारा बहाई जा सकती है, और उसके अंदर जो रुकावट होगी वो बहुत ही कम होगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक तार का अपना एक प्रतिरोध होता है, लेकिन अगर उस तार का प्रतिरोध बहुत ही कम हो, यानी कि यहाँ से यदि धारा निकले तो उसे कम से कम रुकावट मिले और धारा आसानी से बह सके, उसे हम संट कहते हैं। लेकिन इसका उपयोग होता कहाँ है? तो इसके पहले हमने चल कुंडली धारामापी को स्टडी किया हुआ है। तो चल कुंडली धारामापी जो होती है उसे हम गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं, जो बाहर से देखने पर इस तरीके से लगता है। तो ये हो जाएगा धारामापी जी। बेसिकली चल कुंडली धारामापी की जो अंदर की प्रोसेस होती है कि ये जो तीर यहाँ पे लगा हुआ है वो इस तरीके से यहाँ पे यदि हम समझें इस तरीके से घूमता है। लेकिन ये क्यों घूमता है, तो इसको हम लोगों ने चल कुंडली धारामापी में स्टडी किया हुआ है, क्योंकि कुंडली को दो ध्रुवों के बीच में रखते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में यदि कुंडली में हम धारा प्रवाहित करेंगे तो फ्लेमिंग के नियम अनुसार कुंडली घूमेगी और उस पर बलाघूर्ण लगता है, तो कुंडली घूमने से ये तार घूमता है। तो ये अंदर की प्रोसेस है। बाहर से गैल्वेनोमीटर या धारामापी ऐसे दिखता है, ठीक है। प्रयोगशाला में आपको दिखाई देगा, अगर आप उसे देखेंगे गैल्वेनोमीटर कहा जाता है इसे। तो संट क्या है? संट एक अल्प प्रतिरोध का तार होता है। अब इसको हम कहाँ लगाते हैं? इस धारामापी में। कहाँ लगाते हैं? धारामापी में, और धारामापी के समांतर क्रम में। जैसे एक लाइन इसकी हो गई तो इसके समांतर एक लाइन ये हो जाएगी, है ना, समांतर। तो इसके समांतर यहाँ पे ये वाला तार हम लगा देते हैं इस तरीके से। तो संट लगाया कहाँ जाता है बताइए? धारामापी के समांतर क्रम में। अगर हम यहाँ पे जोड़ते, अगर हम इस तरीके से जोड़ते यहाँ पे, तो इसे कहते श्रेणी क्रम में। लेकिन यहाँ नहीं लगाते हैं, लगाते कहाँ पे हैं? धारामापी के समांतर क्रम में। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हम इसे धारामापी के समांतर क्रम में क्यों लगाते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है कि चल कुंडली धारामापी अत्यंत सुग्राही यंत्र है। इसको हमने पहले देखा हुआ है। अत्यंत सुग्राही का मतलब क्या होता है? सुग्राही का मतलब है कि अगर हम इसमें थोड़ी सी भी धारा प्रवाहित करें तो इसका तार विक्षेपित होता है। ये जो तीर दिख रहा है ये बताता है कि इसमें धारा है। जो आपको यहाँ पे पैमाना दिख रहा है वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे हमारा चांदा होता है। अब इसमें मान लेते हैं कि उसके अंदर जो तीर लगा है ये तीर इस तरीके से रहता है। अब अगर हम इसमें अल्प धारा प्रवाहित करें, यानी छोटी सी धारा, और कितनी धारा, मान लेते हैं कि हमने अगर 1 एम्पियर की भी धारा प्रवाहित की तो ये इस तरीके से बताता है कि 1 एम्पियर है। तो हो गया ना सुग्राही। सुग्राही मतलब छोटी सी भी धारा प्रवाहित करें तो भी ये दिखा देता है, यानी ये बड़ी ही बारीकी से काम करता है। अगर हम दो माइक यहाँ पे 2 मिली एम्पियर की भी धारा प्रवाहित करें, 2 मिली एम्पियर बहुत ही छोटी राशि होती है, तो भी ये इसका तार विक्षेपित होता है, यानी बारीकी से नापता है। सुग्राही का मतलब यही होता है, कोई भी चीज़ या कोई भी उपकरण, कोई भी मशीन यदि बारीकी से काम करती है तो उसे हम कहते हैं सुग्राही होना। इसी तरीके से हमारा ये गैल्वेनोमीटर यानी कि चल कुंडली धारामापी होता है, ये अत्यंत सुग्राही है। इसमें थोड़ी सी भी धारा प्रवाहित करें तो ये विक्षेपित होता है।
तो कल्पना कीजिए, अगर हम इसमें 10 एम्पीयर की बहुत अधिक धारा 10 एम्पीयर की प्रवाहित करें तो ये क्या होगा, तार ये इस तरीके से घूम कर पूरा घूम जाएगा। और घूमने के बाद हो सकता है कि 10 एम्पीयर से यदि ज़्यादा धारा हो तो इस तरफ टकराकर ये तार टूट जाए, क्योंकि उसमें इतनी कैपेसिटी ही नहीं है जितनी आपने धारा प्रवाहित कर दी। हो जाता है कभी कभी, जैसे ज़्यादा यहाँ पे एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे तो थोड़े में तो ये विक्षेप देता है, तो बहुत ज़्यादा धारा प्रवाहित करेंगे, हो सकता है 10 से 20 एम्पियर या 30 एम्पियर या ज़्यादा भी हो, तो ये क्या होगा, तार ये तो विक्षेपित होगा, क्योंकि धारा मिलेगी तो कुंडली घूमेगी, कुंडली घूमेगी तो ये तार भी घूमेगा। और इस तरीके से ये हो सकता है दूसरी दीवार से टकरा कर यहाँ पे टूट जाए ये तार। तो ये जो हानि है, ऐसी ही कई संभावित हानियों से बचने के लिए हम इस छोटे से तार का यूज करते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, संट। तो इसे हम धारा मापी के समांतर क्रम में लगाएंगे। तो अब देखिए क्या होगा, हमने इस तरीके से सेटअप कर दिया और यहाँ पे धारा आ रही है आई। तो जितनी इसको ज़रूरत होगी धारा की वो यहाँ पे आएगी, जिससे तार विक्षेपित होगा। लेकिन इसकी जो क्षमता है उससे जितनी भी एक्स्ट्रा धारा होगी वो यहाँ पे इस रास्ते से निकल जाएगी यहाँ पे, और ये विक्षेपित भी हो जाएगा और धारा यहाँ से निकल जाएगी। तो क्या है संट, क्या है संट? एक अल्प प्रतिरोध का तार है। इसे कहाँ लगाया जाता है बताइए, धारामापी के समांतर क्रम में। ठीक है, याद हो गया ना। संट क्या है, अल्प प्रतिरोध का एक तार है जिसे लगाया कहाँ जाता है, धारामापी के समांतर क्रम में। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि धारामापी अत्यंत सुग्राही यंत्र होता है। इसमें थोड़ी सी भी धारा प्रवाहित करें तो इसमें विक्षेप होता है, यदि उच्च धारा प्रवाहित की जाए तो इसका तार टूट सकता है। इसलिए इसके समांतर क्रम में हम क्या लगा देते हैं, एक अल्प प्रतिरोध का तार, और इसे ही हम क्या कहते हैं, संट। ठीक है, तो इतना आपको पता हो गया होगा। तो चलिए अब हम संट की डेफिनेशन लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा है संट क्या है। तो हम यहाँ पे आंसर और साइड हेडिंग डालेंगे संट। तो संट की जो डेफिनेशन है वो स्टार्ट होगी चल कुंडली धारामापी से। कहाँ से स्टार्ट होगी, चल कुंडली धारामापी से। तो यहाँ पे हमें उसी के बारे में लिखना है कि चल कुंडली धारामापी अत्यंत सुग्राही यंत्र है। तो इसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं कि सुग्राही का मतलब क्या होता है। तो अगर इसमें जब ये सुग्राही है चल कुंडली धारामापी, तो अगर हम इसमें अल्प धारा प्रवाहित करेंगे तो विक्षेप होगा, लेकिन यदि प्रबल धारा प्रवाहित करें तो ये तीर टूट सकता है। तो इसके बारे में हम लिखेंगे। तो हमने लिखा चल कुंडली धारामापी अत्यंत, यानी कि ये अत्यंत ही सुग्राही है। इसमें प्रबल धारा, यदि इसमें प्रबल धारा प्रवाहित करें तो इसकी कुंडली अधिक विक्षेपित होगी। कुंडली तो आप जान गए, इसके अंदर लगी रहती है कुंडली, कुंडली घूमने से ही तार घूमता है। तो जब कुंडली अधिक विक्षेपित होगी तो कुंडली से जुड़ा हुआ विक्षेपक, यानी कि ये वाला तीर, इसे हम विक्षेपक कहेंगे। ठीक है, तो जब अधिक विक्षेपित होगी तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, तो कुंडली से जुड़ा हुआ विक्षेपक भी, तो कुंडली से जुड़ा हुआ विक्षेपक भी अधिक विक्षेपित होगा, अधिक विक्षेपित होगा। इस तरीके से हमने लिख लिया, ये विक्षेपक भी अधिक विक्षेपित होगा, और साथ में ये दीवार से टकराकर टूट भी सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तथा पूरा घूमकर, ये जो विक्षेपक है, तथा पूरा घूमकर, पूरा घूमकर दीवार से टकराकर, दीवार से टकराकर टूट भी सकता है, टूट भी सकता है। ये यहाँ पे खतरा है। ठीक है, तो पहली चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ है कि ये इसमें जो कुंडली लगी हुई है उसमें तांबे के तार लपेटे गए हैं, जो कि पतले तार होते हैं,
तो वो भी जल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तथा कुंडली के पतले तार भी जलने की संभावना होती है। तथा कुंडली के पतले तार भी जल सकते हैं। तार भी जल सकते हैं। तो ये घटनाएं हो सकती हैं क्योंकि प्रबल धारा होगी, क्योंकि है अत्यंत सुग्राही। अगर इसमें प्रबल धारा होगी तो ये घूमकर यहाँ टूट सकता है या फिर कुंडली के तार जल सकते हैं। तो हम लिखेंगे अतः इन संभावित हानियों से बचने के लिए, अतः इन संभावित यानी जो हो सकती हैं संभावित हानियों से बचने के लिए क्या करते हैं हम, इस धारामापी के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार लगा देते हैं और इसे ही हम शंट कहते हैं। तो इन संभावित हानियों से बचने के लिए धारामापी के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार लगा देते हैं। अल्प यानी कि कम, जिसे शंट कहते हैं। ये हो गई शंट की परिभाषा। ठीक है, तो ये शंट हो जाता है। अब हम करेंगे इसका डेरिवेशन। तो आइए इसे बहुत ही ध्यान से देखना है आप लोगों को कि कैसे इसका डेरिवेशन होता है। तो सबसे पहले सेंटर हेडिंग डालेंगे व्यंजक, इसे कहते हैं डेरिवेशन। ठीक है, व्यंजक। अब हमें चित्र बनाना है। तो चित्र में सबसे पहले हमने एक गैल्वेनोमीटर लिया यानी कि धारामापी। अब पूरा धारामापी नहीं बनाना है, केवल इस तरीके से गोल सर्किल बना के यहाँ पे जी लिख देना है यानी गैल्वेनोमीटर। ये हो गया धारामापी। अब इसके समांतर क्रम में हम एक अल्प प्रतिरोध का तार लगा लेंगे जो कि शंट होगा। तो ये हमने लगा लिया। ठीक है, तो ये धारामापी हो गया और इसके समांतर क्रम में ये शंट हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों को इस तरीके से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब धारामापी में आएगी धारा, तो यहाँ से आएगी धारामापी में धारा आई। तो आई धारा यहाँ पे जाएगी तो जो एक्स्ट्रा होगी तो यहाँ से चली जाएगी और इसमें विक्षेप और ये इसका तार भी नहीं टूटेगा, तो यहाँ से चली जाएगी। तो यहाँ से धारा आएगी इस पॉइंट पर। ठीक है, लेकिन जो पॉइंट आपको यहाँ पे दिया गया है ये वाला, इस पॉइंट की दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। तो मुख्य धारा, इसे हम कहेंगे मुख्य धारा। अब इस पॉइंट से जो यहाँ पे जाएगी ये जा रही है धारामापी में, और इस पॉइंट से जो यहाँ पे जाएगी वो जा रही है शंट में। तो मुख्य धारा का मान लेते हैं कि कुछ भाग यहाँ पे जाएगा, मान लेते हैं जी में जा रही है तो आई जी, आई का जी में जो भाग जा रहा है उसे हम आई जी नाम दे देते हैं। तो मुख्य धारा का कुछ भाग जा रहा है धारामापी में, वो है आई जी। ठीक है, और इस पॉइंट से कुछ भाग जा रहा है शंट में, तो इसे हम कह देते हैं आई एस। तो ये तो आपको समझ में आ गया। मुख्य धारा इस पॉइंट पर दो रास्ते उसे मिले, एक ये रास्ता और एक ये रास्ता। इस रास्ते से जो धारा गई है वो है आई जी, और इस रास्ते से जो धारा गई है वो हो जाएगी आई एस। यहाँ पे हम पॉइंट मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट ए है और यहाँ पे एक पॉइंट बी है, तो आगे भी धारा जाएगी इस तरीके से। तो ये हमने आगे थोड़ा सा तार बढ़ा कर दिया। तो ये चित्र हो गया व्यंजक के लिए। अब इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। तो लिखना क्या है वो यहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे धारामापी जी है, इसका प्रतिरोध बताना है और इसका प्रतिरोध। तो माना धारामापी का प्रतिरोध नहीं होता है, धारामापी के अंदर जो कुंडली होती है उसके अंदर जो तार होता है उसका प्रतिरोध होता है। तो हम लिखेंगे माना धारामापी की कुंडली, धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध
कितना होगा बताइए। तो यहाँ पे हम धारा मापी की कुंडली का जो प्रतिरोध है वो ये इसी से दर्शा देते हैं, इस जी से। तो धारा मापी का हो गया जी गैल्वेनोमीटर, तथा अब शंट का प्रतिरोध हम ऐसे ही मान लेंगे, तथा शंट का प्रतिरोध एस है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चित्र में दोनों के प्रतिरोध बता देना है। इसके बाद आपको धारा की बात करना है। तो मुख्य धारा I का Ig भाग धारा मापी में तथा Is भाग शंट में बहता है। तो यही लिखते हैं, मुख्य धारा I का Ig भाग कहाँ से बहता है बताइए, Ig भाग धारा मापी G, या डायरेक्ट धारा मापी बस लिख दीजिए। मुख्य धारा I का Ig भाग धारा मापी तथा Is भाग शंट से बहता है। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। तो यहाँ पे हम एक समीकरण बना सकते हैं कि जो मुख्य धारा है वो I है, और उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, पहला हो जाता है Ig प्लस दूसरा हो जाता है Is। तो दोनों को मिलाएंगे तो मुख्य धारा ही बनेगी, तो इसलिए हमने दोनों को मिलाया। इसका मतलब है कि Ig और Is दोनों को जोड़ेंगे तो ये मुख्य धारा बन जाएगी। ये है समीकरण 1। अब हमें चित्र में देखना है कि यहाँ पे हमें धारा मापी और शंट को यदि हम देखें तो ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, और समांतर क्रम में जुड़े हैं तो ए और बी के जो बीच का जो विभव है वो समान होगा। कहने का मतलब है कि जितना विभव धारा मापी पर होगा उतना ही विभव शंट पर भी होगा। क्यों? क्योंकि ए और बी के बीच में है। फिर से समझिए, जब भी हम किन्हीं भी दो प्रतिरोधों को या कोई भी दो संधारित्र हों, तो अगर वो समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनके बीच का जो विभव होता है वो हमेशा समान रहता है। तो समांतर क्रम में जुड़ने पर विभव समान रहता है, याद रखिए, और श्रेणी क्रम में जुड़ने पर धारा समान होती है। ये हम लोग समांतर और श्रेणी क्रम के व्यंजक में हमने देखा हुआ है। तो बताइए, धारामापी और शंट कैसे हैं, समांतर हैं कि श्रेणी हैं? तो आंसर है समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में क्या समान होगा, दोनों का विभव समान होगा। तो हम दोनों के विभव को बराबर करेंगे, लेकिन उसके पहले हम दोनों का विभव लिख तो लें। तो हम लिखेंगे धारामापी का विभव। तो विभव कैसे निकालते हैं, ओम के नियम से। तो पहले हम हेडिंग लगाएंगे ओम के नियम से। ओम का नियम में धारामापी का विभव हम सबसे पहले लिखेंगे। तो हम लिखेंगे धारामापी के सिरों पर विभवांतर, और धारामापी का जब विभवांतर होगा, चूंकि विभवांतर है तो भी से दर्शाएंगे, लेकिन धारामापी का है तो थोड़ा सा नीचे जी बना देंगे, तो भी जी हो गया। अब भी बराबर क्या होता है, ओम कहते हैं कि यहाँ पे हम यदि इसको लिखें भी बराबर आई आर, ठीक है, तो भी बराबर आई आर। लेकिन धारामापी के केस में भी क्या है, भी जी है, और धारामापी को कौन सी धारा मिल रही है, आई जी, और प्रतिरोध क्या है धारामापी का, जी। ये थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात है। ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है भी बराबर, इसको हम यहाँ पे समझ सकते हैं थोड़ा सा और अच्छे से। ये देखिए, ओम का नियम होता है भी बराबर आर आई या आई आर, जो भी आपको लिखना है। तो यहाँ पे विभव हम किसका बता रहे हैं, आंसर है धारामापी का। तो भी की जगह पर हम लिखेंगे भी जी। आर यानी क्या होता है, प्रतिरोध, लेकिन धारामापी का प्रतिरोध कितना है, जी है। आई यानी कि धारा, लेकिन धारामापी में कितनी धारा, आई जी है ना। यहाँ से आई आ रही थी लेकिन धारामापी को कितनी गई, आई जी। तो यहाँ पे आई जी, तो या चाहे हम आई जी इंटू जी लिख दें या जी इंटू आई जी लिख दें, दोनों ही एक ही चीज़ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
धारामापी के सिरों पर विभवांतर VG बराबर IG इंटू जी। ये देखिए, तो अब जैसे हमने धारामापी के सिरों पर विभवांतर निकाला है, वैसे ही हम संट के सिरों पर विभवांतर निकालेंगे, फिर दोनों को बराबर करेंगे क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े हैं तो विभव समान होगा दोनों का। तो अब हम संट के सिरों पर विभवांतर निकाल लेते हैं। तो हेडिंग लगाई हमने संट के सिरों पर विभवांतर, और विभवांतर है तो भी, लेकिन संट के सिरों पर है इसलिए S बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा IS इंटू एस। ऊपर का देख के ही लिख दीजिए, IG की जगह पर IS और G की जगह पर S, ये IG इंटू एस होगा। वैसे ही V बराबर RI, तो यहाँ पे V संट का निकालना है इसलिए VS हो जाएगा। R होगा प्रतिरोध, लेकिन संट का प्रतिरोध तो हमने S माना हुआ है और संट को धारा जा रही है IS, तो IS इंटू एस ही होगा। अब दोनों को करेंगे बराबर, तो यहाँ पे एक भाषा डालनी पड़ेगी कि चूँकि धारामापी और संट समांतर क्रम में है इसलिए दोनों के विभव बराबर होंगे। तो हमने इस तरीके से लिख लिया, धारामापी और संट समांतर क्रम में है इसलिए दोनों के विभव बराबर होंगे। तो विभव बराबर होंगे यानी VG बराबर क्या होगा, VS। तो VG बराबर VS, VG का मान कितना है, IG इंटू जी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे IG इंटू जी, और VS कितना है, IS इंटू एस। ये हमने लिख लिया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर I वाली चीज़ों को अलग कर दिया, बाकी चीज़ों को अलग कर दिया। देखिए जैसे G के बटे में हमने S कर लिया, तो हो गया G बटे S बराबर IS, और ये जो IG है इसको हमने नीचे कर लिया। इसका मतलब आपको समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे देखिए, हमने I चीज़ों को अलग कर लिया, यानी धारा धारा को अलग कर लिया और प्रतिरोध प्रतिरोध को अलग कर लिया। तो कैसे करेंगे, IS के बटे में ये IG पहुँच गया और G के बटे में ये S पहुँच गया। G यहाँ पे पहले से था, S यहाँ नीचे पहुँच गया, IS यहाँ पर पहले से था, IG नीचे पहुँच गया। अब इसको हम बना देंगे समीकरण 2, क्योंकि समीकरण 1 हमने मुख्य धारा के लिए बनाया हुआ था। ये देखिए, तो ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 के दोनों पक्षों में यदि हम 1 जोड़ दें, हम किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में कुछ भी करेंगे लेकिन साथ में ही करना होता है दोनों पक्षों में। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों पक्षों में 1 जोड़ रहे हैं, तो हम जोड़ सकते हैं क्योंकि हम दोनों पक्षों में जोड़ रहे हैं। और क्यों जोड़ रहे हैं, ताकि हमें IS इंटू IG यहाँ पे प्लस हो जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी, पहले हम दोनों पक्षों में 1 जोड़ देते हैं। तो G बटे S लिखा था, ये पहला पक्ष है ना, तो इसमें हमने 1 जोड़ दिया, ये जोड़ दिया ना। अब बराबर लगा है तो बराबर लगा दिया। फिर ये दूसरा पक्ष है IS बटे IG, तो इसमें भी हमने 1 जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, 1 जुड़ने से ये S ऊपर पहुंच जाएगा LCM से, तो हमें मिलेगा G प्लस S, ऊपर चला गया, गुणा हो गया। अब सबके बटे हम S लिख सकते हैं, यानी ये चीज़ ऊपर पहुंच जाएगी, ये चीज़ भी ऊपर पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, IS प्लस IG, ये ऊपर पहुंच गया, लेकिन ऊपर पहुंचने के बावजूद फिर से नीचे रहेगा क्योंकि ये लघुत्तम हमने लिया हुआ है LCM। तो ये इसका इसमें गुणा हो गया, फिर ये सबके बटे में आ गया, इसका इसमें गुणा हो गया ऊपर, फिर ये सबके बटे में आ गया। देखिए सबके बटे में आया ना। तो IS प्लस IG क्या है, IS प्लस IG, IS प्लस IG I है। तो यही आपको दिमाग लगाना है यहाँ पे कि अगर ये ऊपर और नीचे लिखा है, अगर ये जुड़ जाए तो कैसे जुड़ेगा, जब हम 1 जोड़ेंगे दोनों पक्षों में। तो हमने जोड़ दिया 1, तो इस तरीके से हो गया। तो अब इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, I। तो हमने लिखा, ये अभी ज्यों कहते हो G प्लस S बटे S। IS IG I है क्योंकि मुख्य धारा से ही ये दो धाराएं बनी हुई थी, और नीचे क्या है, IG। अब IS IG की जगह पर I लिखा है तो कहाँ से लिखा है, समीकरण 1 से। तो ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि समीकरण 1 से हमने ये लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम IG का मान निकालेंगे क्योंकि हमें धारामापी में कितनी धारा बह रही है ये निकालना है। तो हम IG का मान निकालेंगे तो क्या होगा, S का गुणा I में हो जाएगा, और ये जो G प्लस S है ये नीचे पहुँच जाएगा और IG ऊपर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे IG कितना आएगा बताइए, IG बराबर SI बटे ये G प्लस S नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा IG का मान। लेकिन इसे हम समीकरण बनाएंगे कितना, 3, क्योंकि इसको आगे अभी और ले जाना है। ये जो समीकरण है इससे हम
धारामापी में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम नीचे लिख देते हैं। इस समीकरण से धारामापी में प्रवाहित धारा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आप इसको याद कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो इस तरीके से यदि क्वेश्चन दिया हो तो आप धारामापी में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम मान लें कि धारामापी से धारा का nवां भाग प्रवाहित होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यदि धारामापी से धारा का कुछ ना कुछ तो भाग होगा, तो हम मान लेते हैं कि यदि धारामापी से धारा का nवां भाग प्रवाहित होता है, तो हमने यहाँ पे लिखा प्रवाहित होता है। जब nवां भाग प्रवाहित होगा तो जो मुख्य धारा होगी वो तो होगी I, लेकिन उसका nवां भाग धारामापी यानी कि IG, धारामापी में कौन सी धारा IG, और उसका nवां भाग यदि प्रवाहित होता है तो मुख्य धारा के बराबर होगा। तो इसलिए I बराबर n तो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन IG का क्या मान है यहाँ पे? तो IG का मान है SI बटे G प्लस एस। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं SI बटे G प्लस एस। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से I से I कैंसिल हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें, देखिए I से I कैंसिल, तो यहाँ पे एक बचेगा। तो एक बराबर हमें मिलेगा n का गुणा s में हो गया तो क्या आएगा ns बटे g प्लस एस, यही होगा ना। अब हम क्या करेंगे, g प्लस एस का तिर्यक गुणा इसमें कर देंगे। तो g प्लस एक का गुणा एक में होगा तो g प्लस एस ही आएगा। तो g प्लस एस बराबर ns। अब यहाँ पे एस एस एक तरफ कर लेते हैं, तो g यहाँ पे रहेगा और ns पहले से था। s का करेंगे पक्षांतर तो माइनस एस हो जाएगा, क्योंकि प्लस एस था, इस तरफ आएगा तो माइनस एस। तो g बराबर यहाँ पे s है और यहाँ पे भी s है, तो इन दोनों पक्षों में से हम s कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, s निकल गया तो क्या बचा n, माइनस s निकल गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचता तो एक माना जाता है। अब यहाँ से हमें संट का s निकालना है, क्योंकि ये संट का व्यंजक है। तो ये जो गुणा में n-1 है ये बटे में पहुँच जाएगा। तो g बटे n-1 बराबर क्या हो गया s, और यही संट का व्यंजक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यदि मुख्य धारा का nवां भाग प्रवाहित हो तो संट का n-1वां भाग प्रवाहित होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यदि मुख्य धारा का nवां भाग धारामापी से प्रवाहित हो तो संट से n-1, हमने हेडिंग लगाई थी कि nवां भाग है यदि, तो उसका आंसर क्या आता है n-1। तो संट से क्या होगा, n-1वां भाग प्रवाहित होगा। ये आपको याद रखना है कि n-1वां भाग हमेशा संट से प्रवाहित होता है। अब संट से होने वाले कुछ लाभ हैं और कुछ हानियां हैं, तो आइए इनको देख लेते हैं। तो संट से होने वाले लाभ में पहला है, इससे धारामापी का जो परिणामी प्रतिरोध कम हो जाता है। ये क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। धारामापी का परिणामी प्रतिरोध कम होना, यानी जैसे ये धारामापी है और ये संट लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, लेकिन वहाँ से धारा का अल्प भाग ही यहाँ पर जाता है, बाकी यहाँ पे आता है। अल्प भाग का मतलब, क्योंकि ये सुग्राही है तो इसको जितनी ज़रूरत होगी अल्प मात्रा में धारा यहाँ पे जाती है, बाकी धारा यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक चीज़ और, यहाँ पे प्रतिरोध कम हो जाएगा तो क्या होगा कि इसके साथ में जो हम दूसरा सर्किट जोड़ेंगे कोई भी, तो उसमें क्या होगा, दूसरा परिपथ जो हम यहाँ पे जोड़ने वाले हैं उसका प्रतिरोध लगभग अपरिवर्तित ही रहता है। तो ये दूसरा सर्किट इफेक्टेड नहीं होता धारामापी से, और इसका यही फ़ायदा है कि क्योंकि इसमें जो होगा इसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। इससे यहाँ पे जो सर्किट लगा हुआ है उसका जो प्रतिरोध कुछ ना कुछ उसका प्रतिरोध होगा, क्योंकि वो भी तार से मिलकर बना हुआ है, तो उसमें ये धारामापी इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो आपको पहला यहाँ से बेनिफिट क्या होगा कि धारामापी में जो हमने यहाँ पे संट लगाया है तो इससे इसका प्रतिरोध कम हो जाता है, इसकी कुंडली का प्रतिरोध, क्योंकि यहाँ पे अल्प धारा जाएगी, बाकी की धारा यहाँ पे जाती है। सेकंड है, इसे लगाने से धारामापी में कम धारा प्रवाहित होती है। तो ये वही चीज़ है जो मैंने बताई है, कम धारा क्यों प्रवाहित होती है, क्योंकि बाकी संट से जाने लगती है, तो अल्प धारा ही वहाँ से जाती है। तो तीव्रता नापने के लिए होता है केवल, धारा बहुत सारी होती है तो वो दूसरे रास्ते से जाती है जिसका नाम है संट, उसका भी प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, इसलिए दूसरा सर्किट इफेक्टेड होता ही नहीं है। इसके बाद है, इसे लगाने से धारामापी के परास को बढ़ाया जा सकता है।
तो इसका क्या मतलब है थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे जो धारा जा रही थी जब संट नहीं था, तो थोड़ी सी धारा जाने पर ये तीर यहाँ तक आ जाता था और पूरा घूम जा सकता था। लेकिन अब क्या है कि धारा का कम भाग यहाँ पे जाता है तो ये कम ही घूम पाता है। तो इसका मतलब है कि अब हम इस परास को और भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने संट लगा दिया। क्योंकि धारा का ज़्यादा से ज़्यादा भाग यहाँ से जा रहा है, तो अब यहाँ पे ये और भी रीडिंग दे सकता है, इसलिए इस परास को बढ़ाया जा सकता है। तो ये हो गया। अब संट से कौन कौन सी हानियाँ, एक और इससे लाभ है, वो आप लिख सकते हैं यदि आपको लिखना है कि इसका संकेतक का जो या फिर विक्षेपक जो होता है या संकेतक, वो टूटने का भय नहीं रहता, क्योंकि हमने संट लगा दिया है। साथ ही आप ये भी लिख सकते हैं कि कुंडली में लगा हुआ तार जलने की संभावना नहीं होती। तो ये सब आप और भी ऐड कर सकते हैं। अब हानियों की बात करें तो पहली है, इससे धारामापी की सुग्राह्यता कम हो जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जैसे कोई परिपथ है, अब हमें इसका जो है इसमें हमें चेक करनी है कि कितनी धारा आ रही है, कितने एम्पियर की। तो हम यहाँ से धारा देते हैं, लेकिन चेक करनी है कि इसमें कितनी धारा है, तो बीच में हम गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। तो होता क्या है कि गैल्वेनोमीटर के तार को विक्षेपित होने के लिए कुछ ना कुछ धारा चाहिए होती है। हो सकता है कि 0.5 मिली एम्पियर चाहिए या इससे कम चाहिए। तो क्या होता है कि ये इतनी धारा तो स्वयं चलने में लगा देगा, तो फिर क्या है कि उतना अच्छा जो है शुद्ध मान नहीं दे पाता कि इतने एम्पियर की धारा इसमें बह रही है, क्योंकि कुछ धारा का हिस्सा इसने खुद उपयोग में ले लिया है। फिर उसके बाद बची धारा जो है उसकी जो है रीडिंग बताता है। तो ये है यहाँ पे। और साथ में जब इसी से रिलेटेड ये है, तो जब धारामापी की सुग्राह्यता कम हो जाती है तो आविक्षेप की स्थिति हमें पता नहीं चलती। आविक्षेप मतलब विक्षेपित नहीं होना। और ऐसे कई प्रयोग होते हैं जहाँ पे हमें आविक्षेप की स्थिति दिखानी होती है, तो वहाँ पे हमें संट को हटा लेना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है कि संट वहाँ पे हम हटा देंगे। इसको और डिटेल में हम आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि उपयोग में जो दिया गया है वही हमारे टॉपिक बनने वाले हैं। तो पहला है धारामापी की प्रबल धारा की सुरक्षा के लिए, धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए, धारामापी के परास को बढ़ाने के लिए, अमीटर के परास को बढ़ाने के लिए। तो अमीटर क्या है, ये सब चीज़ें अभी आपको पता नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा आपको हो सकता है कि समझ में ना आए, लेकिन जो आने वाले टॉपिक हैं उसमें ये सब कवर हो जाएंगे। तो फिर जब आप इनको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था संट। अब उम्मीद है कि मुझे कि आप लोग ये समझ गए होंगे। कोई भी यदि दिक्कत है तो आप दोबारा वीडियो प्ले करके उसे समझ सकते हैं। साथ ही साथ इसकी जो क्वेश्चन वैरायटी थी वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सिद्ध किया हुआ हमने, तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। यदि आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या वीडियो को पॉज करके नोट करना चाहते हैं तो भी मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। नहीं तो मैंने आपको बताया कि मेरी वेबसाइट notesbysandeep.com पर जाकर वहाँ से आप नोट्स क्लियरली डाउनलोड कर सकते हैं और अध्ययन जारी रख सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।